उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अबू धाबी में हैं। सीएम धामी यहां दुबई से पहुंचे हैं और यहां भी सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ मुलाकात की है और उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया है। सीएम धामी की मौजूदगी में दूसरे दिन भी कई हजार करोड़ के करार किए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को दुबई में कई समूहों के साथ 11,925 करोड़ के करार किए गए थे। सीएम धामी यूएई दौरे के बाद कल दिल्ली वापस पहुंचेंगे। अबू धाबी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अरब देशों में पहली बार बन रहे निर्माणाधीन हिंदू मंदिर के काम को भी देखा है। सीएम धामी ने अबू धाबी के बीएपीएस हिंदू मंदिर के काम को देखा और यहां पर बीएपीएस हिंदू मंदिर में कार सेवा भी की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर निर्माण करने वालों के साथ ही पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी की प्रेरणा से ये मंदिर बन रहा है, जो गर्व की बात है। तो यूएई में पहली बार हिंदू मंदिर बन रहा है और इसी को देखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है और मंदिर को जब देखने के लिए पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, उस वक्त की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिंदू मंदिर के निर्माण कार्य को देखा है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का बेहद खास है क्योंकि इन्वेस्टर समिट होने वाले हैं। यूएई में हिंदू मंदिर जो यहाँ बन रहा है बहुत ही अद्भुत है और पूरे हिंदू धर्म को यहाँ पर स्थापित किया जाने का काम, इस मंदिर के निर्माण का काम हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर आकर मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस अवसर पर सभी निर्माणकर्ताओं को, सभी इसका संयोजन कर्ताओं को, प्रमुख स्वामी जी महाराज को नमन करता हूँ, साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उनकी प्रेरणा से भी इस मंदिर का काम हो रहा है और उन्हीं के कर कमलों से आगे ये मंदिर का जो शिला पूजन से लेकर यहाँ पर इसके उद्घाटन का भी जो है कार्यक्रम होना है। तो आज कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर हमको मान, सम्मान, पहचान और लोगों के बीच में सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये उनका करिश्माई नेतृत्व है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड पर हर पल मौत मंडरा रही है। यह खौफनाक वीडियो तवा घाट के पास का बताया जा रहा है, जहां रोड के ठीक ऊपर की पहाड़ी भरभरा कर गिर गई। जिस समय पहाड़ी भरभरा कर गिरी उस समय रोड से गाड़ियां भी गुजर रही थी, लेकिन दरकती पहाड़ी को देख गाड़ी वालों ने खुद को सुरक्षित स्थान पर रोक लिया। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं क्योंकि लगातार इस लिपुलेख रोड पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं और बारिश रुकने के बाद भी लैंडस्लाइड होने से लोग खासी दहशत में हैं। और इसी रोड पर बीते हफ्ते लंबारी के पास पूरी पहाड़ी बोलेरो गाड़ी के ऊपर गिर गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरीके से लिपुलेख बॉर्डर को ये सड़क जोड़ती है और देखिए किस तरीके से पूरी पहाड़ी जो है भरभरा कर रोड पर आ गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। और अगली खबर पिथौरागढ़ से है। यहां पर एक बार फिर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। धारचूला के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर 12:56 पर ये झटके आए हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 2.9 मापी गई थी। हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई सूचना, कोई खबर नहीं है। आपको बताते चले पिथौरागढ़ में कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था। बागेश्वर का एक इलाका किन्नर रजनी रावत द्वारा खरीदे जाने पर घमासान मचा हुआ है। वायरल वीडियो को लेकर किन्नर आरती शर्मा सामने आई है। उनका कहना है कि किन्नर समाज में इलाका खरीदने और बेचने की प्रथा है, लेकिन इलाका बेचने वाली कविता जोशी खुद किन्नर नहीं है।
वहीं किन्नर आरती शर्मा ने पूरे मामले को लेकर डीएम को तहरीर भी दी है। वहीं इलाका खरीदने वाली किन्नर रजनी रावत का कहना है कि कविता जोशी किन्नर है। आपको बताते चले, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किन्नर रजनी रावत बागेश्वर की कविता जोशी से नगद में एक इलाका खरीद रही हैं और कविता जोशी रजनी रावत से बहुत सा कैश पैसा अपने आंचल में ले रही हैं। मेरे पीछे मेरे मौके का फायदा उठा के कि वो बीमार है और वो स्टेज पर उठ के आ रही है, इस वजह से मेरा रजनी मैडम को मेरा इलाका बेच बांच के इसने और 2.5 करोड़ की संपत्ति लेकर बैठ गई। और वो कोई किन्नर नहीं है, वो एक औरत है, साधारण जैसी औरत होती है, और उसने जबरदस्ती मेरा इलाका बेच दिया। मालिक मैं थी उस इलाके की, मेरे घर के इजड़े थे। कविता जोशी है, 30-35 साल से वो क्षेत्र मांगती है, उसके चेले भी थे और किन्नरों का उनके पास में कागज भी है, किन्नरों का उनके पास में कागज भी है। इलाका हमारे किन्नरों में शुरू से परंपरा से बिकते आई है, बेचते भी है, खरीदते भी है मांगने खाने के लिए। ठीक है कि नहीं है, ये परंपरा है। हाँ, कुछ यहाँ के किन्नर एक शिकायत लेके आए थे। वो बोल रहे थे कि उनकी जो गुरु माँ की जो गद्दी है वो किसी ने बनाई है और कोई अन्यत्र लेडी जो है वो दूसरे देहरादून के कुछ किन्नरों को वो दे रही है। तो इस तरह की उनकी कोई शिकायत आई थी। तो ये शिकायत के लिए मैंने एसडीएम और एसपी को भी निर्देशित किया गया है कि क्या प्रकरण है। उनका कहना था कि राज्य स्वामित्व की भूमि है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। बट ये तहसीलदार ने बताया कि मैटर भूमि का नहीं है, ये सिर्फ गद्दी का है। तो जो भी गद्दी जिसके नाम पुराने से रही होगी वो गद्दी उसके आगे ट्रांसफर होगी। देहरादून में रविवार को पकड़े गए 2 नकली दवाओं के सौदागरों से पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड के साथ हिमाचल के करीब 44 बड़े शहरों में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली दवाओं की सप्लाई की थी और जिस पर रोक लगाने के लिए देहरादून पुलिस ने सभी इलाकों में टीमें भेजी हैं। साथ ही सभी जिलों के कप्तानों और ड्रग्स कंट्रोलर से भी बातचीत करके इन दवाओं को मार्केट में न बेचे जाने की बात कही है। वहीं आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक केवल दिल्ली के ड्रग्स सप्लायरों को 90 लाख रुपए की नकली दवाइयों की खेप सप्लाई की गई थी। दरअसल देहरादून पुलिस ने रविवार को रुड़की में चल रही नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था, जहां से पुलिस को करीब 5 करोड़ की नकली दवाइयां मिली थी। इसके साथ ही पुलिस ने गिरोह के 2 आरोपियों सचिन शर्मा और विकास को गिरफ्तार किया था। के अंदर जो 5 करोड़ से ज्यादा जो है 2023 में और करीब 1 करोड़ 65 लाख की दवाएं जो है विगत 2 साल के अंदर अलग अलग सालों में भेजी गई हैं, जो 44 डेस्टिनेशन पर भेजी गई है। इसमें 90 लाख की दवा सितंबर माह में ही डिलीवरी हुई है दिल्ली में। तो हमारी टीम ने जो डेटा निकाला उसके आधार पर एक टीम इन जगहों पे भी जाएगी जहां जहां सप्लाई हुई, जिससे कि वहां पर रिकवरी की जा सके और ज्यादा उसका वो कंज्यूमर तक ना पहुंच पाए। उत्तराखंड रोडवेज की दिल्ली रूट पर सबसे ज्यादा कमाई होती है, लेकिन यही रूट बंद हो सकता है। दिल्ली रूट पर चलने वाली बसों में से 400 डीजल बसें और BS4 मानक की हैं, जिसकी अगली 2 हफ्ते के अंदर दिल्ली में एंट्री बैन हो सकती है। दिल्ली की तरफ से इसकी एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और 1 नवंबर से दिल्ली में BS4 मानकों की बसों की एंट्री बंद हो जाएगी। ऐसे में हालात ये है कि उत्तराखंड की 400 बसें एक साथ रूट से बाहर हो सकती हैं, जिससे भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और पिछले साल भी ऐसी बसों को बैन करने की बात हुई थी, लेकिन यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड ने 1 साल का वक्त मांगा था, जो कि अब 1 नवंबर को खत्म हो रहा है। हालांकि यूपी और हरियाणा अपनी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड रोडवेज के अधिकारियों के पास कोई ठोस इंतजाम नहीं दिख रहा। ये बार बार उन्होंने टाइम बढ़ाया, लेकिन हमारी कारपोरेशन या हमारे मैनेजमेंट ने ये इसमें तैयारी नहीं करी। ना जो हमारे बोर्ड ने डिसीजन किया था 200 बसों को CNG में कन्वर्ट करने का, वो अप्लाई हो पाया, ना हम नई CNG या BS6 मॉडल की गाड़ियां खरीद पाए। सोचा गया कि CNG बसें जो भी मैदानी मार्गों पर अनुबंधित की जाएंगी या क्रय की जाएंगी, वो CNG बसें ही की जाएंगी। तो हम मैदानी मार्गों हेतु CNG बसें लगभग 150 अनुबंधित कर चुके हैं, जो कि दिल्ली मार्ग पर ही संचालित।
चमोली में डिग्री कॉलेज गोपेश्वर में पिछले 16 दिनों से एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र संगठनों के छात्र जो हैं वो 9 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। वहीं पर बुधवार को एबीवीपी के छात्र नेताओं ने शिक्षा मंत्री को अपनी मांगों को लेकर खून से खत लिखकर भेजा है। वहीं छात्र नेताओं का कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो छात्र संगठन उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा शासन प्रशासन से यह अनुरोध है कि वो महाविद्यालय में आए, हमारी मांगों को समझे और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। और मेरा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है हम अनशन स्थल पर बैठे रहेंगे। हरिद्वार कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। दरअसल रविवार को सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम हुआ था जिसमें कई लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की और इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। लेकिन महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें इस कार्यक्रम की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं आए, जिससे साफ है कि हरिद्वार में कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। व्यक्तिगत रूप से अगर बात करूं तो मुझे उसके कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी, तो मैं उपलब्ध कैसे हो सकता था यही कह सकता हूँ मैं। तो आपको महानगर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे मुझे तो कोई सूचना मिली नहीं उसकी। नहीं, वो जो कार्यक्रम जो जारी हुआ था वो जो उसमें निवेदक जो थे विधायक जी थे और लोग थे, उसमें महानगर की तरफ से या कोई संगठन का आदमी तो था ही नहीं। पीएम मोदी के एक फैसले ने महिला कांग्रेस में हलचल मचा दी है। पीएम के फैसले से उत्तराखंड कांग्रेस की महिला नेता भी अब लोकसभा का टिकट पाने का सपना देखने लगी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने को है और इन सब के बीच पीएम मोदी के महिला आरक्षण बिल ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रखी है। उत्तराखंड की महिला कांग्रेस तो इतनी जोश में है कि अभी से 5 मई से एक टिकट महिला के लिए मांगने लगी है। हाँ, जरूर मांगेंगे। मुझे लगता है कि अगर उत्तराखंड की महिला जो भी दावेदार होगी, अभी तक क्योंकि दावेदारों ने अपना वो पेश नहीं करा है, तो जो भी महिला अगर लोकसभा की टिकट की दावेदारी करेगी हम उसके लिए जरूर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से टिकट की मांग करेंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, लेकिन ज्यादातर पार्टियां अभी तक पुरुष प्रत्याशियों को ही तरजीह देती रही हैं। लेकिन महिला आरक्षण बिल से खुश कांग्रेस की महिला नेता अभी प्रदेश अध्यक्ष की मांग का खुलकर समर्थन कर रही है कि हम महिलाओं की टिकट के लिए मांग करेंगे और जो भी महिला हमें लगेगी कि लोकसभा चुनाव लड़ सकती है और जीत के आ सकती है, उस महिला को टिकट देने के लिए हम महिलाएं अवश्य लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक यूथ और महिला होने के नाते हम जरूर मांग करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि मजबूत दावेदार हमारे यूथ में और महिला में आए जो लोकसभा में इस समय आके दावेदारी करें। जाहिर है महिला आरक्षण को लागू होने में अभी भले ही कई चरण पूरे होने हैं, लेकिन इस विधेयक ने महिला आरक्षण के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। आज नहीं तो कल राजनीतिक दलों को इस पर बड़ा फैसला करना होगा। महिला आरक्षण बिल अपना होने को लेकर दावा कर रही कांग्रेस पर ऐसे में दबाव बढ़ना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में आज सैकड़ों मोबाइल यूजर्स की स्क्रीन पर अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग मैसेज बीप के साथ फ्लैश हुए। दरअसल भविष्य में आपदा आने की दशा में मोबाइल यूजर्स को अलर्ट करने के लिए ये टेक्स्ट मैसेज जो है भेजे गए थे और इस तरह के टेक्स्ट मैसेज देश के अलग अलग शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार भेजे जा रहे हैं। हालांकि अपने स्क्रीन पर अचानक मैसेज देखकर और बीप सुनकर कुछ लोग कुछ क्षणों के लिए घबरा भी गए। एक अलर्ट जनरेट होता है स्क्रीन पे विद अ बीप, जिससे हम पब्लिक को फोरवॉर्न करते हैं। लीड टाइम का सदुपयोग करते हुए उनको वार्निंग दी जाती है कि इवैक्यूएशन जरूरी है आपका, या फिर कोई क्लाइमेट बेस्ड वार्निंग का प्रचार किया जाता है, जिससे वो प्रिकॉशंस, सेफ्टी स्टेप्स एडवांस में ले लें। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। कोटद्वार के भावर क्षेत्र के लालढांग चिल्लर खाल सड़क को खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। साथ ही लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। टिहरी के
जाखड़ी, धार और टीपरी क्षेत्र में पानी ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्रामीणों को 3 से 5 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में एप्पल फेस्टिवल की तैयारी जोरों पर है। एप्पल फेस्टिवल 19 और 20 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। चमोली में आपदा प्रबंधन को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा। उत्तरकाशी में धरासू बांध के पास भागीरथी नदी में स्नान को गई एक महिला नदी में बह गई है, जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो गई। हरिद्वार में हाथियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए डीएम ने लोगों से अपील की है कि वो खुले में खाना ना फेंके। वहीं भेल प्रबंधन को भी तत्काल झाड़ियों की साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में बढ़ती आबादी और बढ़ते क्राइम को देखते हुए अब 17 चौकियां और 4 नए थानों को खोलने की प्लानिंग है। इसके लिए एक प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। कोटद्वार के तल्ला मोटा ढांग इलाके में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अल्मोड़ा में पूर्व सीएम एनडी तिवारी की जयंती मनाई गई है। नगरपालिका में कई संगठन के लोगों ने तिवारी को याद किया। हल्द्वानी में एनडी तिवारी की जयंती पर कई कार्यक्रम भी हुए हैं, जिसमें एनडी तिवारी को याद किया गया। और बात कर लेते हैं कई दशकों के लंबे इंतजार के बाद पिथौरागढ़ के आंवला घाट में पुल निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। और इस पुल के बनने से जहां जिले के 4 ब्लॉक के हजारों लोगों को राहत मिलेगी, वहीं एक नया पर्यटन सर्किट भी तैयार हो सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ में आंवला घाट पुल के लिए शासन ने करीब 4.5 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। पुल के बनने से भैरंग और बाराबीसी पट्टी को तो फायदा होना ही है, साथ ही चंडिका घाट से लेकर पाताल भुवनेश्वर और हाट कालिका के बीच धार्मिक पर्यटन सर्किल भी बन सकेगा। पुल के बनने से गंगोलीहाट, बिरीनाग, कनालीचीना, मूनाकोट ब्लॉक को सीधा फायदा होना है। और यही नहीं, इसकी मदद से बनने वाले पर्यटन सर्किल से रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। 4.5 करोड़ की लागत से जहां 36 मीटर पुल बनना है, वहीं पीडब्ल्यूडी को 4 किलोमीटर की रोड भी बनानी है। पहले हमारे कुछ ऑलरेडी सैंक्शन थे, तो उसको घटाने के बाद ये 400 कुछ का हमारा करीब करोड़ 400-450 करोड़ का हमारा सैंक्शन है। तो उसके हम जो है निविदाएं करने जा रहे हैं। उसमें 5.5 किलोमीटर मोटर रोड बननी है नई, और ये 36 मीटर का स्पैन का हमारा रामगंगा नदी पर मोटर ब्रिज बनना है। रामगंगा में साल 2006 में 36 मीटर लंबा मोटर पुल मंजूर हुआ था, लेकिन 1.5 दशक गुजरने के बाद भी पुल वजूद में नहीं आ पाया। ये बात अलग है कि नदी के दोनों ओर पहले ही रोड कट गई, लेकिन पुल नहीं होने से ये रोड हजारों की आबादी के लिए सफेद हाथी साबित हो रही थी। लेकिन अब दशकों के इंतजार के बाद सरकार ने इस पुल को बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस इलाके में पुल और रोड बनने से पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट के बीच की दूरी भी 35 किलोमीटर कम हो जाएगी। दोनों इलाकों के बीच दूरी कम होने से कारोबार को भी सीधा फायदा होगा। जो हमारे गंगोलीहाट और पिथौरागढ़ के रोटी बेटी के संबंध थे, अपने भाईचारे के संबंध थे, अब वो और दुरुस्त होंगे और प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि हमारा आना जाना नजदीक हो जाए। इसके साथ ही मैं पिथौरागढ़ शहर के व्यापारियों को भी बधाई देना चाहूँगा कि अगर ये रोड बन जाती है और इसमें इतने निकटतम गंगोलीहाट की एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे संग जुड़ जाता है, तो व्यापार में भी बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल होंगी। आंवला घाट में रामगंगा नदी में पुल बनने से तय है कि एक नहीं बल्कि कई फायदे होंगे। अब देखना है कि दशकों के इंतजार के बाद पुल निर्माण को मिली मंजूरी को विभाग कब धरातल पर उतारता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती का फेज 4 नवंबर महीने से शुरू हो रहा है। यानी कि आपको बताते चले कि फेज 4 का जो काम है वो नवंबर से शुरू होगा, और इसके लिए पूरे टाइगर रिजर्व में 450 जोड़ी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि बाघों की गिनती हो सके। दरअसल राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हर साल टाइगर रिजर्व को बाघों की गणना करने को कहा है। कैमरे में मिले बाघों के फोटो में बाघों के स्ट्रिप से इन्हें अलग अलग पहचाना जाता है। बाघ पर बना ये पैटर्न
हर बाग में अलग होता है, जिससे इसकी गणना सटीक मानी जाती है। रुड़की में गंग नहर किनारे पेड़ पर अजगर दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया है। वहीं अजगर को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई और टीम ने बाढ़ गंगा अजगर छोड़ दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही ठंड की शुरुआत हो चुकी है। इस मौसम में वन विभाग लोगों को भालू से भी सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। ऐसा क्यों, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जंगली जानवरों में अगर सबसे घातक हमला कोई करता है तो वो है भालू। दो पैरों पर खड़े होकर भालू आगे के अपने दोनों पंजों से इंसान को नोच डालता है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी जैसे जिलों में भालू का सबसे ज्यादा आतंक है और ट्रेंड देखें तो सबसे ज्यादा हमले ठंड के शुरुआती सीजन में होते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और खाने की कमी के कारण भालू निचले इलाकों का रुख करने लगे हैं। ठंड का यही सीजन भालू के हाइबरनेशन यानी सर्दी वाली नींद में जाने का भी होता है और इसके लिए भालू जमकर खाना जुटाते हैं। लिहाजा ये सारी वजह भालू के हमलों को कई गुना बढ़ा देते हैं। कि हाइबरनेशन के ठीक पहले इनको भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि ये ज़्यादा चर्बी अपने शरीर में इकट्ठा कर सके, जो जाड़ों के मौसम में जब ये भोजन के लिए बाहर नहीं निकलते हैं तो इनके लिए जो उपयोगी हो सके। तो ऐसे में भोजन की तलाश में भी ये बाहर निकलते हैं और ऐसे में दुर्घटना की संभावना हो जाती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये कुछ महीने जो जाड़ों की शुरुआत के हैं इसमें बहुत सावधानी बरतें और इसी सावधानी से भालू का अगर कोई आक्रमण होता है या कोई आमना सामना होता है तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भालू के हाइबरनेशन में जाने का वक्त भी काफी कम हो गया है। लिहाजा सर्दी के मौसम में भालू खाने की तलाश में मंडराते रहते हैं और इसीलिए पिछले साल हुए भालू के हमलों में 40 लोग घायल हो गए तो एक शख्स की उत्तराखंड में मौत हो गई। ऐसे में अब जंगल से सटे इलाकों में वन विभाग लोगों को लगातार भालू को लेकर अलर्ट कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे भी खबरें जारी हैं और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ और आगे देखिए महाबहस अमित शुक्ला के साथ।